हेलो एवरीवन। आज से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन बैंक है उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक में साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2014 से लेकर 2020 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे का क्वेश्चन बैंक इसमें दिया हुआ है। इसमें रेलवे के 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एएलपी, स्टेज 1-2, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को बना लेते हैं तो आपके जितने भी आने वाले रेलवे के एग्जाम में जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो साइंस का क्वेश्चन बैंक है उसका भाग 2 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 2 का फर्स्ट चैप्टर रसायन वैज्ञानिक परिचय को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक पदार्थ में जितने क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद जितने नेक्स्ट में टॉपिक में क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 का रसायन वैज्ञानिक परिचय का फर्स्ट टॉपिक पदार्थ के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो करेक्ट आंसर है ठोस। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति यानी कि आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं की अपेक्षा से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यह ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो क्या बोल रहा है? पदार्थ कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। किसमें? तो पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ कणों से बना होता है। किससे? तो पदार्थ कणों से बना होता है। फिर नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ठोस के कण व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्या होते हैं? ठोस के कण व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या? आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। किससे? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु, परमाणु या आयन कहलाते हैं। लक्षण एक, इसमें ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। क्या होते हैं? तो ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। क्या होता है? इनके अवयवी कणों के बीच कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। ये ठोस का लक्षण है या गुण है। उसी में उसका नेक्स्ट है ठोस का घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? तो ठोस का घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक प्राय अधिक होता है। क्या होता है? तो ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। अभी तक वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ या द्रव कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई। कितना? तो 5 अवस्थाएं तय की गई है। इसमें पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है।
अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, यह ठोस, द्रव एवं गैस के गुणों से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा को प्रदर्शित किया जा सकता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कणिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना, रक्त वाहिनियों में इनके विवरण में सहायता करना, जबकि यह पदार्थ शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गैसों। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता। क्या होता है? क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है, इसलिए गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठोस। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर ठोस होगा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस? तो कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का मोम की तरह का पदार्थ है। इसमें एक तीखी गंध होती है। कैसा? तो तीखी गंध होती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। कैसा? तो अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। किससे? हवा से हल्की होती है। इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। कितना? 8.5 है। यह जल में अति विलयी है। कितना? यह जल में बहुत ज़्यादा विलयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं निम्न है। इसमें पहला है, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे? तो सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। फिर नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। फिर नेक्स्ट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। फिर नेक्स्ट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर नेक्स्ट, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज होती है। क्या होता है? तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। अब हम लोग इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मीथेन शुद्ध पदार्थ है। क्या है? मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। किस गैस के रूप में? तो मीथेन पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है। किस भूमि में? तो दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से विधान सत्य है? पहला इसमें है दृढ़ता। तो पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। इसमें भी है संपीड्यता। तो यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है, और गैसों का यह गुण पाया जाता है। किसमें? तो ये गैसों में गुण पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल बी सत्य है। यानी कि जो इसमें संपीड़न के बारे में दिया गया है वही ऑप्शन सिर्फ सत्य है, यानी कि बी सत्य है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दृढ़ता, पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अतः कथन एक गलत है। क्या है? कथन एक गलत है तथा कथन भी सही है, क्योंकि संपीड़ितता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें? गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम हो जाता है। क्या होता है? इनका आयतन कम हो जाता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पदार्थों के वर्गीकरण का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रण प्रकृति में समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रकृति में मिश्रण समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। जैसे समांगी मिश्रण में नमक और जल का मिश्रण। समांगी मिश्रण में नमक और जल का मिश्रण है, चीनी और जल का मिश्रण है। और विसमांगी मिश्रण में मिट्टी और तेल का मिश्रण। क्या? मिट्टी और तेल का मिश्रण और तेल और जल का मिश्रण।
इससे पहले आपको बता दें कि समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें दोनों पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे नमक और जल आपस में घुल जाते हैं। और विसमांगी मिश्रण में दोनों नहीं घुलते, जैसे मिट्टी का तेल और रेत का मिश्रण ये नहीं घुलते हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन टी, ठोस विलयन। तो एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। किसका? ठोस विलयन का। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्न है। क्या है? तो प्रमुख प्रकार के विलयन निम्न से पहला है ठोस में ठोस का विलयन। तो ठोस में ठोस का विलयन है मिश्र धातु है, जैसे कि पीतल, और पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट ठोस में द्रव का विलयन। तो ठोस में द्रव का विलयन का उदाहरण है थैलियम धातु के में पारा धातु का विलयन। किसका? थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। नेक्स्ट गैस में ठोस का विलयन। तो गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है वायु में कपूर का विलयन। क्या? वायु में कपूर का विलयन। नेक्स्ट है द्रव में द्रव का विलयन। तो द्रव में द्रव का विलयन का उदाहरण है जल में अल्कोहल का विलयन। क्या? जल में अल्कोहल का विलयन। नेक्स्ट है गैसों में द्रव का विलयन। तो गैसों में द्रव के विलयन का उदाहरण है कोहरा। क्या है? कोहरा, अमोनिया गैस का जल में विलयन इत्यादि। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दूध। निम्न में दूध एक विषमांगी मिश्रण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विषमांगी मिश्रण दूध है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है यह वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक से नहीं होते हैं, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो निम्नलिखित में से अलग जल है। क्या है? जल है। तो विकल्प डी को छोड़कर सभी अन्य पदार्थ मिश्रण है, जबकि जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है, जबकि वायु, मिश्र धातु एवं दूध सारे पदार्थ मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डाइस पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलाइड पदार्थ। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में कोलाइड पदार्थ शामिल नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण है। क्या है? यह एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में सामान्य रूप से परिक्षेपित होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस होती हैं। क्या होती है? ठोस, द्रव एवं गैस तीन अवस्थाएं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा एक डैश है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण। क्या है? हवा तत्व और यौगिक तो दोनों का मिश्रण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों यानी तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। क्या है? वो वायुमंडल में के शामिल गैस और तत्वों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्न कौन कौन है? तो नाइट्रोजन जो 78.084% है, ऑक्सीजन जो 20.946% है, आर्गन जो 0.934% है, नेक्स्ट नियॉन जो 0.0018% है, हीलियम जो 0.00524% है, और मीथेन जो 0.002% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डाइस कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सस्पेंशन। उसी सस्पेंशन कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वह सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इसकी संरचना तय है। क्या है? इसकी संरचना तय है। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है वे मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसे प्रारंभिक अवयव से में अलग किया जा सकता है। किसमें? तो उसके पुनः प्रारंभिक अवयव में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं। क्या रखते हैं? अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक और बालू का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उसे अमिश्रणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमिश्रणीय या इमिसिबल कहते हैं। इसका हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे अमिश्रणीय या इमिसिबल पदार्थ कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी घुला हुआ पदार्थ। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो, इसमें ठोस या गैस भी हो ठोस तरल गैस होता है, का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके साधारणतः मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक तथा जो कम मात्रा में होते हैं उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अधिक होता है उसे विलायक और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। क्योंकि जल एक अच्छा विलायक क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। इसी कारण जल को सावित्रिक विलायक क्या कहता है? जल को सावित्रिक विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर का घुला हुआ पदार्थ विलय क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ यानी कि विलय है क्योंकि इसकी मात्रा विलायक में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक यौगिक नहीं है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लेड। लेड एक यौगिक नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चॉक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विजातीय मिश्रण। रेत और चीनी का मिश्रण एक विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। क्या अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मक्खन का खट्टा होना। तो मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब हम वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। यह एक अनुकर्मणीय पदार्थ है। क्या है? यह एक तो अनुकर्मणीय पदार्थ है। रासायनिक क्रिया उसी पदार्थ में परिवर्तित नहीं होती है क्या बोल रहा? रासायनिक क्रिया उसी पदार्थ में परिवर्तित नहीं होती है। इसके उदाहरण है मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का अवस्था बदल जाता है। जैसे मक्खन लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लग जाता है तो उससे उसका अवस्था बदल जाता है। फिर कागज़ का जलना, फिर यहाँ कागज़ में जलने से ही फिर कागज़ का अवस्था बदल जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना इसमें किसका सामान्य उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, कौन सा पदार्थ? नया पदार्थ बनाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण निम्न है। तो रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण है दूध का दही में परिवर्तन, लकड़ी का जलना, अगरबत्ती का जलना, भोजन का पचना। ये सब रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निष्क्रियीकरण। निष्क्रियीकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। कितना? एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियीकरण यानी कि उदासीनीकरण एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है।
किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। किसके? तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या होता है? इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मित होने के साथ लवण और जल का निर्मित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे रासायनिक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है HCl प्लस NOH, तो ये मिलकर बनाएगा NaCl और H2O बनाएगा। यहाँ पे HCl अम्ल है, NOH क्षारक है, NaCl लवण है और H2O जल है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। किसका? तो ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक आइस क्यूब का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पदार्थ के अनुसार माप यानी कि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या? तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंडेंसेशन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फिर इसमें डिपोजिशन, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था में सीधे ठोस में अवस्था में परिवर्तित होता है उसे डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट संघनन, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्पन से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है उसे संघनन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और इसका उदाहरण है वाष्प का जल में परिवर्तित होना, यह संघनन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है वाष्पीकरण, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग का बदलना, ये सभी अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन तथा रंग बदलना रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसके निर्धारण में मदद करते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसमें परमाणुओं का पुनः व्यवस्थापन होता है तथा इस प्रकार के नए पदार्थ या यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक भौतिक परिवर्तन है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट है, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना और दूध से दही का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जल वाष्प में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में आसानी से प्राप्त ना किया जा सके उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। क्या होता है? इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे दूध से दही का बनना, शरीर में भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना
आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, जबकि जल का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका? यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दूध का दही में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लोवेसियर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। कौन? तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादकों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। द्रव्यमान का ना ही सृजन हो सकता है तथा ना ही नाश किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। अब हम लोग चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फिफ्थ टॉपिक, स्थिर अनुपात का नियम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ प्रोस्ट। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदा एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। किस अनुपात में? तो एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। क्या बोल रहा है? चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ एल प्रोस्ट। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ एल प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ प्रोस्ट। निश्चित अनुपात का नियम भी जोसेफ प्रोस्ट ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। किस अनुपात में? तो निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन ब्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के बाहरी या द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। क्या रहता है? एक सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। उदाहरण के लिए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 होता है। कितना? 1:8 होता है। फिर किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। कितना रहता है? सदैव 1:8 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्थिर अनुपात का नियम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, तो स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन प्रोस्ट ने किया था। किसने? प्रोस्ट ने किया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। क्या होता है? सदैव स्थिर और निश्चित होता है। जैसे
2Na प्लस Cl2, तो यह बनाएगा NaCl2, NaCl बनाएगा। इसमें NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम का एक निश्चित अनुपात में ही सहयोग करेंगे, अर्थात अनुपात 23:35.5 सदैव निश्चित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के दरमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डाइस के नियम का साथ सहमति है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लगातार समानुपात। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा ऑप्शन बी, लगातार समानुपात। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के दरमानों या अनुपात निश्चित होता है। क्या होता है? तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। नेक्स्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमानों में अनुपात 3:8 का अनुपात होता है। कितना होता है? 3:8 का अनुपात में ही होगा। नोट, आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपाती निश्चित अनुपात का नियम है। अब हम लोग चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि 6 टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक संयोजन। तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। क्या होता है? परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम है। क्या है? तो रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम है। इसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है निहित अनुपात का नियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक संयोजन के नियम पर। तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इनमें से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन की प्रवृत्ति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। इसमें पहला है, प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। किससे? तो प्रत्येक कण अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होता है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट है, परमाणु अविनाशी होता है। क्या होता है? परमाणु अविनाशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे? तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डाल्टन ने। डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु अदृश्य कण है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 1803 में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किए, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार
परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में से एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डाल्टन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से भी प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। किसने? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत को प्रदान किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। किस पर? तो डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निहित अनुपात और नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचनाएं निम्न है। क्या है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचनाएं निम्न है। इसमें पहला है, सभी पदार्थ या द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे? ये बोल रहा है कि सभी पदार्थ या द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं। पदार्थ परमाणु के अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? तो परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि 7 टॉपिक अणु परमाणु भार यानी कि मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डाइस बन जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अणु। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। या अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डाइस बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अणु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो ऊपर में है यही एक्सप्लेनेशन इसका भी होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए ऊपर वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर डाइस बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अणु। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर अणु बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अणु बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 5। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो कार्बन सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है। कैसा? कार्बन सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। इसमें क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। कितना? तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 5:2। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 40:16 यानी कि 5:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी 1:8। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14:3। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अमोनिया यानी कि NH3 में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1761 में प्रिस्टले ने खोजा था। किसने? प्रिस्टले ने खोजा था। यह विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधे के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। इसका उपयोग
प्रतिकारक रूप में आइस फैक्ट्री में रेयॉन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 6। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है NH4Cl का दूसरा नाम नौशादर है। क्या है इसका दूसरा नाम? नौशादर है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलय पदार्थ है जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। जैसे इसका रिएक्शन दिया हुआ है NH4Cl, तो यह फिर बनेगा NH3 और HCl। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। कितना? कुल 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक ताप और दाब में 7.5 ग्राम और 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार क्रमशः 12, 14 और 16 दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है NO। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानक ताप और दाब पर 5.6 लीटर गैस का भार बराबर 7.5 बराबर, तो फिर यहाँ हो जाएगा 1 लीटर गैस का भार बराबर 7.5 बटा 5.6 ग्राम, और इसीलिए 22.4 का इसे फिर 22.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.5 इंटू 5.6 इंटू 22.4, फिर ये कैलकुलेट करने पर 30 ग्राम आ जाएगा। और इसी फिर दी गई गैस NO का अनुभार हो जाएगा 14 + 16, तो बराबर 30 ग्राम। अतः दी गई गैस NO गैस है। कौन गैस है? NO गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी H2SO4। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर HNO2 का 4 परमाणु बराबर 4 परमाणु, फिर H2SO4 बराबर यहाँ 7 परमाणु है, फिर CO2 बराबर यहाँ 3 परमाणु है। तो जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे H हो गया और N 1 हो गया, O2 2, तो ये 4 परमाणु हो गया, फिर यहाँ H2 हो गया, S1 3 और ऑक्सीजन 4, तो 7 परमाणु हो गया, फिर यहाँ C1 हो गया, ऑक्सीजन 2, तो 3 परमाणु हो गया, फिर इसी तरह यहाँ COH का होल 2, यहाँ 5 परमाणु हो गया। अतः स्पष्ट है कि सल्फ्यूरिक H2SO4 में सबसे अधिक 7 परमाणु होंगे। किसमें? इसमें सबसे अधिक 7 परमाणु होंगे। नेक्स्ट कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कैल्शियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह 2A का तत्व है। किसका 2A का तत्व है? कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca, परमाणु संख्या 20 तथा परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान 40.08 है। इस रासायनिक तत्व की खोज सन 1808 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने? सर हम्फ्री डेवी ने। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 35%। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा NH4NO3 में नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बटा NH4NO3 का कुल अणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 1 और 2, तो यहाँ पे 14 + 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका टोटल नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन H4 का 4 हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 3, 3 ऑक्सीजन है, तो फिर गुने इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 35% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 27.3%। कितना? 27.3%। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का अनुभार कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे C + 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ C कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, और फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 × 16 ये बराबर 44 हो जाएगा। उसके बाद CO2 में कार्बन का परमाणु भार यहाँ 12, क्योंकि कार्बन का 12 हो जाएगा, तो इसीलिए CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा कार्बन का 12 × 100 हो जाएगा बटा टोटल, तो 44। तो इसको सॉल्व करने पर 27.3% आएगा। नेक्स्ट है एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11.11। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन की प्रतिशतता हो जाएगा हाइड्रोजन का बटा टोटल, तो 1/9 × 100 यानी कि 11.11 हो जाएगा। अतः एक अणु जल यानी कि H2O में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11:11 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अणु। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं अणु कहलाता है। उदाहरण के लिए O2, H2, N2 इत्यादि सब अणु का उदाहरण है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। क्या पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु अणु से भी सूक्ष्म कण होता है और यह अणु से भी सूक्ष्म कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 90 यूनिट। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पानी यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 2 गुना हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 2 × 1 + 16, तो यानी कि 18 यूनिट। तो पानी के 5 अणुओं का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 5 × 18 यानी कि 90 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु शब्द से परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल्हेम ओस्टवार्ड। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह उस पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु शब्द का सन 1896 में विल्हेम ओस्टवार्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 106। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो तत्वों का परमाणु भार यहाँ निम्न है। जैसे यहाँ पे Na का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, कार्बन का हो जाएगा 12। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि इसका Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा Na2 तो 23 × 2 हो जाएगा, फिर C कार्बन का 12 हो जाएगा, O3 ऑक्सीजन का 3 × 16 हो जाएगा। तो सारे को सॉल्व करने पर 106 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 16.8 ग्राम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान 14.0067 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। इसका खोज रदरफोर्ड ने 1773 में की थी। किसने? रदरफोर्ड ने 1773 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं N2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो N2 यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 2 28 हो जाएगा। तो फिर N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो 28 × 0.6 तो हो जाएगा ये 16.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOH का होल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 75 U। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ CaOH का सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा, यहाँ कैल्शियम का 40 हो जाएगा, फिर यहाँ × 1 क्योंकि एक ही है, तो फिर OH तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे 16 हो जाएगा और ये 2 है तो 16 × 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 74 U आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अणु। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। जैसे H2 तो H के 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बना है। फिर नेक्स्ट NaCl तो Na तथा Cl 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परमाणुकता। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या की इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेमोक्रिटस। अणु शब्द डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाते हैं। अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है अणु तत्व सबसे छोटा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो
एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। अणु में कोई आवेश नहीं होता है। अणु की संकल्पना ठोस, द्रव और गैस के लिए अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी C12। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग में कितना गुना भारी है, 12वें भाग से कितना गुना भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOH का होल 2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल 2 होता है। इसमें कैल्शियम के परमाणु 1 है क्योंकि Ca इसमें एक ही है तो 1 हो गया। इसमें ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पे OH का होल 2 है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। उसी तरह H भी यहाँ पे 2 हो गया। तो अतः CaOH के में कुल परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 5 से। यहाँ कैल्शियम का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 2, इसका 2, तो टोटल 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 3:8। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात का कार्बन का द्रव्यमान संख्या में 2 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ कार्बन का होता है 12, तो 12:2 गुना 16 तो ये हो जाएगा 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 परमाणुकता। तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 17। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है और हाइड्रोजन का कितना 1 होता है। तो अमोनिया का फार्मूला था NH3, तो इसका हो जाएगा आणविक द्रव्यमान NH3 यानी कि यहाँ नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 गुना 1 हो जाएगा। तो अब इसको हमको सॉल्व करेंगे तो 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, कितना 3, और इसके समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब हम लोग चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक मोल संकल्पना एवोगाद्रो संख्या के बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें मोल कॉन्सेप्ट एवोगाद्रो नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5.3 × 10⁻23 ग्राम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का अनुभार 32 होता है, कितना 32 होता है, लेकिन अणु का एक मोल 6.02 × 10⁻23 है। इसीलिए ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 बटा इतना 6.02 × 10⁻23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.3 × 10⁻23 ग्राम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम Mg का अनुभार कितना होता है 24 AMU होता है। नेक्स्ट है, मोलों की संख्या बराबर 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या या ग्राम परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा तत्व का भार बट्टा अणु का भार। तो यहाँ तत्व का भार कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा और यहाँ पे इसका अणु का द्रव्यमान कितना है 24 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 273 केल्विन पर 1 डिमीटर क्यूब क्षमता के पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 0.0355 ग्राम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 273 केल्विन पर 1 डी क्यूब क्षमता के पात्र में दी गई क्लोरीन की मात्रा 0.0355 ग्राम पर न्यूनतम दाब डालेगी, क्योंकि 0.0355 ग्राम में अणुओं की संख्या न्यूनतम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.42 ग्राम पर सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 22.4 लीटर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 ग्राम का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 ग्राम होता है। फिर ऑक्सीजन का घनत्व कितना? 1.429 ग्राम सीसी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन कितना होता है? द्रव्यमान बटा घनत्व, आयतन बराबर क्या? वॉल्यूम बराबर द्रव्यमान बता ये घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ से फिर यह द्रव्यमान 32 है और ये घनत्व 1.429 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर इसको तो आ जाएगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी NH3 के 0.1 मोल। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन का आयन का कुल मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 14.01 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ इसी तरह H3 का कुल मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 0.03 ग्राम पर मीटर। और फिर यहाँ इसी तरह NH3 का हो जाएगा कितना? तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 17.04 ग्राम पर मिलीलीटर। इस प्रकार ने NH3 के 0.1 मिलीलीटर का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 2। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो अणुओं की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ दिया गया द्रव्यमान कितना है? 24 ग्राम है और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितने हैं? 12 दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व करेंगे 24/12 तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर में कितने परमाणु मौजूद है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 3.613 × 10⁻23। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा SO2 के एक अणु में सल्फर के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा होगा? तो 6 पॉइंट ये हो जाएगा एवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.023 × 10⁻23। तो इसी तरह अतः SO2 के 0.6 अणु में सल्फर परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? इससे गुना हो जाएगा 0.6 इंटू इतना, तो हो जाएगा 3.613 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है PbO प्लस HCl। तो ये फिर बनेगा PbCl2 प्लस H2O। समीकरण पर ध्यान दें और उस समीकरण में संतुलन है तो HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकर्मक और उत्पाद में दोनों और की सभी यौगिकों के मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। उक्त रासायनिक समीकरण में उत्पाद में 2 हाइड्रोजन और 2 Cl है। अतः अभिकर्मक में भी 2 हाइड्रोजन और 2 Cl होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग PbO प्लस 2 से यहाँ Cl मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये PbCl2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9.6 ग्राम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के अणु का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन के 0.3 मोल पर अणु का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16 × 2 × 0.3 बराबर ये कितना हो जाएगा? 9.6 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या 2.5 है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 5। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1 मोल H2O यानी कि जल का द्रव्यमान कितना होता है? 1 एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो गुना ये 2 हाइड्रोजन है तो वह 1 × 2 हो जाएगा प्लस O2 का 16 और 1 है तो 16 गुना की 18 ग्राम हो जाएगा। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना? मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार और फिर अनुभार। तो ग्राम में भार कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 हो जाएगा प्लस अणु में भार कितना? 18। तो ये हो जाएगा 5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के 0.22 × 10⁻23 अणु होते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल को उस पदार्थ के मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अवोगाद्रो की संख्या के बराबर अणु अथवा कण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6.022 × 10⁻23। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16 हो जाएगा और इसीलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितना? 16/16 बराबर 1 मोल हो जाएगा। इसीलिए चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं तो अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन के 6.02 इंटू 23 परमाणु होंगे, कितना होंगे, इतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो ओजोन यानी कि O3 का अनुभार कितना हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन है, तो 16 गुने 3 48 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में कण यानी कि मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल्हेम ओस्टवार्ड ने। किसने? विल्हेम ओस्टवार्ड ने कराया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक विल्हेम ओस्टवार्ड एक जर्मन वैज्ञानिक, रसायन वैज्ञानिक थे। उन्होंने रासायनिक संतुलन और प्रतिक्रिया वेग पर उनके काम के लिए 1909 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। 1896 में इन्हीं के द्वारा रसायन शास्त्र में मोल शब्द के बारे में बताया गया था। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ढेर होता है। सन 1967 ईस्वी में मोल की इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया और मोलर द्रव्यमान का उपयोग किसी पर पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोल। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो परमाणु, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या की गणना के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम का परमाणु द्रव्यमान 67 है, तो एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 2। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1 ग्राम परमाणु में मोलों की संख्या कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है। अतः इसमें मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? मोलों की संख्या पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, तो हो जाएगा 54/27 यानी कि 2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विकल्प ए, सी और डी सब सही है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी ही मूल इकाई, अणु, परमाणु या आयन है जिन्हें कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु में होते हैं, मोल कहलाता है। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर, ग्राम आणविक भार के बराबर तथा पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान के गणना करें। अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 14 ग्राम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु N के 1 मोल का द्रव्यमान कितना? 14 ग्राम हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन अणु यानी N2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14 गुने 2 28 ग्राम। फिर नाइट्रोजन अणु N2 के 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 28 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम। अब इस टॉपिक के और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि चैप्टर 1 को हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।